चलिए देखिए जरा, क्योंकि आज इसका लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। थोड़ी सी बातें इसकी प्रैक्टिकल हैं और ये एक सवाल है। अर्बन होटल्स लिमिटेड इज लीडिंग नेम इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. UH recently developed executive suites advertised at the rate of 36,000 per night. कहते हैं जनाब एक रात के रहने का खर्चा, ये जो होटल्स के अंदर है ना, ये डे के हिसाब से नहीं देखा जाता, ये नाइट के हिसाब से कैलकुलेशन होती, मतलब एक दिन रहने का खर्चा, क्योंकि वो कहते हैं शायद ये रात को ही सोते हैं इसलिए रात का हिसाब रखते हैं। तो कहते हैं जनाब एक दिन का मतलब 36,000 रुपया किराया। Unfortunately, even after adequate marketing and high level of comfort, the new rooms are rarely booked. 36,000 रुपया अगर आप एक दिन का लेंगे तो कैसे बुक होंगे? कहते हैं एडवर्टीजमेंट भी बहुत की, कंफर्टेबल भी बहुत है, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा रूम बुक नहीं होते। The management is concerned that the standard rooms are more profitable and the new suites are taking up space and become a liability. कहते हैं इससे बेहतर था जो पहले हमारे स्टैंडर्ड रूम्स हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल जा रहे हैं। इन रूम्स के लिए एक तो जगह भी ज्यादा उसने ले ली और दूसरा ये लायबिलिटी बन गए हैं, इतना पैसा लगा दिया और रिकवर भी नहीं हो रहे। Therefore, the CEO being authorized to do so decided to offer these suits at a reduced rate 18,000, लो जी 50% ऑफ हो गया। His decision is communicated to the concerned staff for the implementation, और क्या उसको कि ये आप ना implement कर दो। However, while completing the extra booking resulting from the reduced rate, the data entry staff erroneously entered the cost as ₹28,000. कहते हैं 18,000 की बजाय ना उन्होंने 28,000 पे बुकिंग कर ली, which remained unnoticed for 3 days, और 3 दिन तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। During these 3 days, 118 nights were booked. 118 लोगों ने बुकिंग करवा ली। वो कहते हैं the matter was presented to the CEO who finally decided that. अब मसला क्या आ गया? मसला ये आया कि आपने रेट रिड्यूस कर दिया था। रेट रिड्यूस करने के बाद मसला ये हुआ कि कुछ लोगों को पता नहीं चला या डाटा एंट्री वालों को नहीं पता चला, वो 28,000 के हिसाब से बुकिंग करते रहे और 3 दिन तक पता नहीं चला। अब पता चला CEO। अब मसला तो है ये, अब होटल के लिए तो ये प्रॉफिटेबल है और कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं है। आगे वो कहता है कि जब CEO क्या कहता है, कहता है the promotional stands will be placed at the booking counter showing original price reduced price as 18,000 without mentioning at effective date. कहता है आप ऐसा करो कि 28,000 का जो 18,000 का ना बोर्ड ना रिसेप्शन पे लगा दो और ये डेट ना लिखो कि किस दिन से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये अनएथिकल तो है, मतलब आप ये चाह रहे हो कि जो बुकिंग हो गई है उसको होने दो। In order to avoid possible negative reaction from guests who had booked during the first 3 days and were yet to check out, the error would be corrected with retrospectively effect in their bill. This was applied to 48 out of total 118 booked during the first 3 days. कहता है दोबारा, in order to avoid possible negative reaction who booked during the first 3 days and yet to check out, the error would be corrected with retrospectively effect in their bill. कहता है आप ऐसा करो कि उनमें से जिनकी अभी पेमेंट होना बाकी है, बुकिंग हो गई है, पेमेंट अभी नहीं हुई, तो आप ऐसा करो कि उन जो उसमें से 48 हैं उनके बिल में एडजस्टमेंट कर दो कि आपने उसका ज्यादा बिल बनाया होगा ना, 28,000 के हिसाब से बिल बनाया होगा, उनका ना आप 18,000 के हिसाब से बिल बना। कहते एनी गेस्ट हु हैड बुक्ड एंड लेफ्ट वुड नॉट बी रिफंडेड द एक्सेस चार्जेस। कहता है जो बंदे चले गए, रह के चले भी गए, उनको वापस करने की जरूरत नहीं है। ये CEO पट्टियां पढ़ा रहा है। पहले उसने क्या कहा
कि यार बाहर एक ना काउंटर पे लगा दो, फ्लैक्स लगा दो, एक बोर्ड लगा दो और उसके ऊपर डेट ना लिखो। दूसरा क्या है कि अच्छा जो लोग अभी हैं ना इधर, जो अभी इधर रह रहे हैं, उनके बिल में एडजस्टमेंट कर दो। और तीसरा क्या कह रहा है कि जो चले गए हैं उनको रहने ही दो। दिस वॉज एप्लीकेबल 70 आउट ऑफ द टोटल 118 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज। कहता है वो उनमें से कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। 48 तो अभी हैं, उनके बिल में एडजस्टमेंट हो जाएगी, और जो चले गए वो कहता है उन्हें जाने दो। Any replies the by hotel staff to request by customer for clarification on this matter will not mention the issue is an error। कहता है आपने ये बताना है कि कोई एरर उरर नहीं हुआ हमसे, कि जो इशू था वो हमने अभी डेट ही बाद में अनाउंस की थी, कोई इस तरह का बात बता दी। ये सवाल खत्म हो गया हमारा। अब सवाल ये है कि हमने 5 सवाल पूछने होते हैं टक्कर मॉडल के अंदर। पहला, इज इट प्रॉफिटेबल, जिसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। इज इट लीगल, इसे हम कहते हैं लीगल वैल्यू। फिर कहते हैं इज इट फेयर, सोशल वैल्यू। इज इट राइट, पर्सनल वैल्यू। और सस्टेन। यहां पर एनवायरमेंटल इशू तो आ ही नहीं रहे ना। अगर हम एनवायरमेंटल की बात करें तो यहां पर एनवायरमेंट का क्या मसला आ रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा, कोई आबो हवा नहीं खराब हो रही। कहते सबसे पहले ये डिसीजन प्रॉफिटेबल है या नहीं, हेडिंग सारी देनी है। कहते हैं आर द डिसीजन ऑफ सीईओ प्रॉफिटेबल। अब सबसे पहले वो कहता है डिसीजन बी इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट रन। डिसीजन बी क्या था भला, सेकंड डिसीजन। वो कहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड रिएक्शन, वो कहता है कि उनको ना बिल में एडजस्टमेंट कर दो। कहता है इट इज नॉट प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट रन। जाहिर सी बात है पैसे वापस करना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट रन, बट प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस इन द लॉन्ग रन एज इट विल बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी फ्रॉम दोज हु आर रिफंडेड। इट विल प्रॉफिटेबल फॉर द गेस्ट हु वर येट टू बी। कहता है पैसे वापस कर देना बिजनेस के लिए तो शॉर्ट रन में प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो कस्टमर अगली दफा भी जब आप उसे पैसे वापस करेंगे तो अगली दफा वो आपके पास आएगा। दूसरा, कस्टमर के लिए ये प्रॉफिटेबल है। आपको याद होगा हमने इसमें दोनों एस्पेक्ट से देखना होता है, कस्टमर के लिए भी देखना है और बिजनेस के लिए भी देखना। डिसीजन सी इज प्रॉफिटेबल फॉर द बिजनेस। डिसीजन सी वाला कौन सा था कि जो चले गए हैं उसको रहने दो। तो decision C is profitable for the businesses, it will save the amount that otherwise refunded this, but these will not be profitable for the guest who left the। कहता जो छोड़ के चले गए उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है ही ना। फिर वो कहता है क्या ये इसका जो डिसीजन है वो लीगल है या नहीं। देखिए आपने जितने क्लाइंट अवेलेबल है ना, एक तो बिजनेस होता ही होता है, एक जो बाकी लोग अवेलेबल है स्टेक होल्डर जिसे हम कहते हैं, जितने स्टेक होल्डर है उसमें मैक्सिमम 3, ज्यादा नहीं जाना। 2 के बारे में तो बताना ही बताना होता है, एक तो बिजनेस हो गया और एक थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। और आप 3 भी बता सकते हो, इसके सीईओ के बारे में भी कह सकते हो, लेकिन सीईओ का तो इससे तो कोई कंसर्न ही नहीं है। जिसके लिए प्रॉफिटेबल हो रही है बातें, हम उनकी बातें कर। आगे क्या लिखा हुआ, लीगल है या नहीं। कहता है कि अब बी की बात कर रहा है कि रिफंड कर दो। कहता है डिसीजन बी इज लीगली gratuitous act of the hotel, it does not follow the fundamental principle of offer and acceptance under contract law। कहते हैं ये कोई ऑफर तो पता है ना कि अगले बंदे को ऑफर का पता भी होना चाहिए, तब जाकर आप उसके ऊपर बात कर सकते हो। कहता है कि ये लीगली बाउंड तो है नहीं, और जो डिसीजन सी है वो कहता है ये भी दोनों लीगल है। अगर आप उस बंदे के पैसे वापस कर दो उसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई, और अगर आप पैसे वापस नहीं भी करते तो उसमें भी कोई गैर कानूनी बात नहीं है। उसकी वजह यह आपने डिस्काउंट ऑफर किया, अगले बंदे ने एक तरह से डिस्काउंट नहीं लिया, या तो आपको पता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए दोनों बंदों को नॉलेजेबल होना भी जरूरी है, तो वो एक तो नॉलेजेबल था ही नहीं, तो ये इलीगल नहीं है। हाँ अगर वो नॉलेजेबल था, हमने फिर भी उन्हें डिस्काउंट नहीं दिया, तो फिर वो इलीगल हो सकता था। फिर क्या उसका डिसीजन फेयर है या नहीं है।
कहते डिसीजन बी इज फेयर, वो तो फेयर ही था क्योंकि पैसे जो वापस दे रहे हैं, और डिसीजन सी इज नॉट फेयर, जिन लोगों को पैसे वापस कर दिए उनके लिए डिसीजन फेयर था, और जिन लोगों को पैसे वापस नहीं किए उन लोगों के लिए डिसीजन फेवरेबल नहीं था। और बी इज फेयर फॉर द बिजनेस, इट इज अ रिफंडिंग द अमाउंट कलेक्टेड एरोनियसली। फिर क्या उसका डिसीजन राइट है या नहीं? The guests who have checked out have a normal right to refund for the excess price they paid compared to what was they offered। कहते राइट का मतलब है कि उसके हिसाब से डिसीजन बी तो सही है कि आपने उन्हें कहा कि आपने ऑफर किया हुआ था और उन 3 दिनों से आपने ऑफर पहले ही कर दिया था और आप उसको रिफंड भी कर रहे हो, लेकिन जो वापस वो जो चले गए उनको पैसे वापस ना करना ये ठीक नहीं है। और ये किसके पर्सपेक्टिव से देखना है? सीईओ के पर्सपेक्टिव से। और दिस केस हैज नो एनवायरमेंटल इशू। अब लेकिन आपने हेडिंग जरूर देनी है, मतलब ICAP ने क्लियरली लिखा है ट्रिपल ए मॉडल में कि जी उसने 7 मॉडल नहीं लिखे थे, 7 क्वेश्चन नहीं लिखे थे, तो ये इसके 5 है और उसके 7 है, और ये क्लियरली इलस्ट्रेट करना जरूरी होते हैं। अब इसके अभी जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसकी बजाय आप इसके ना पास पेपर करेंगे। इसके पास पेपर के जो क्वेश्चन अब मैं आपको बता देता हूं जो आपने नहीं करने। ये यूज टक्कर मॉडल 2024 ऑटम 2024 का है, और आपने और स्प्रिंग 25 का भी करना है। वो ट्रिपल ए मॉडल वो हमने कर लिया है, जो नहीं करना वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है एंड पॉइंट और रूल एथिक्स, ये 4 नंबर का सवाल पेपर में आ गया है, ये भी करना है। 5 टक्कर मॉडल ये भी करना है। अच्छा ये सवाल सिर्फ उन लोगों ने करना जिन्होंने ऑडिट का पेपर देना, ये ऑडिट का सवाल है और पेपर में आया हुआ है। कहता है इन द लाइट ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स आइडेंटिफाई एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल अदर देन प्रोफेशनल बिहेवियर दैट मे बी वायलेटेड इन ईच ऑफ द अबव केस। ये ऑडिट वाले लोग करेंगे और जिनका सिर्फ MFA है वो ये नहीं करेंगे, वो बाद में ऑडिट पढ़ेंगे तो वो बाद में कर लें, ठीक है, जब ऑडिट पढ़ेंगे। ये ऑडिट का ही सवाल था, और आइडेंटिफाई ये भी ऑडिट का ही सवाल है। ये दोनों ऑडिट के एथिक्स से सवाल है। और अगर आप ये देखें वही होटल वाली बात आ गई, और ये भी 5 टक्कर मॉडल वाला, ठीक है। 2 सवाल आपने नहीं करने, बाकी सारे करने। 2 सवाल ये जो मैं ऑडिट वाले आज पेपर के 2 सवाल नहीं करने, 7 टोटल हैं ICAP की, और 7 टोटल है जिसमें आपने 2 सवाल नहीं करने, बाकी करने। और 1 सवाल अभी पेपर में नहीं आया वो मैं अभी आपको करवाने लगा। टोटल इसके कितने सवाल बताए थे? 4। एक ट्रिपल ए मॉडल का, ये आपके लिए ऑप्शनल है पढ़ना, ICAP कोड ऑफ एथिक्स, ये सिलेबस में नहीं है, पढ़ लेना तो फायदा है, जहां मर्जी पढ़ लो। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑडिट वाले बच्चों को तो जिधर भी ये वेले पढ़ लेना चाहिए। ये एक चीज बिजनेस एथिक्स, ये एक सवाल पेपर में आपको आ सकता है, बिजनेस एथिक्स के बारे में बताएं और बिजनेस एथिक्स में किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था बिजनेस एथिक्स में देखा क्या जाता है। सबसे पहले एथिक्स क्या है? वो कहते हैं एथिक्स कहते हैं ऐसे फिलॉसफी को कि आपको ये बताया जाए सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, इंसाफ और ना इंसाफी क्या है, और इसके दरमियान में भी एक चीज होती है। अच्छा बुरा एक चीज अच्छी और एक बुरी है, सही गलत वो अलग से डिफाइन हो गया, और इंसाफ और ना इंसाफी वो भी अलग से डिवाइड। लेकिन बिजनेस के अंदर बाकी हर चीज के अंदर ना आप लोग किसी एक साइड पे रहते हो, या अच्छा या बुरा, लेकिन इसमें क्या कहते हो? ज्यादा लोगों के लिए अच्छा, कम लोगों के लिए बुरा, वो भी एक दरमियान वाली चीज है। यानी कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो जब अब आपको लगे
कि अगर आप सही डिसीजन लेते हो वो ज्यादातर लोगों के लिए बेनिफिट नहीं दे रहा, वो ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो फिर बिजनेस एथिक्स के अंदर ये देखा जाता है कि आप रूल्स ऑफ एथिक्स को भी देखें, लेकिन उसमें ये भी देखें कि ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर स्टेक होल्डर का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये भी देखना है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है, कि ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए फायदा हो जाए। अब कैसे कहते हैं कि इसमें होता क्या है, किसी बंदे का कहते हैं कत्ल करना, कहते ये गलत है, कहता अगर किसी कातिल का कत्ल करना, कहता फिर हो सकता है ये ठीक हो। कहते हैं बिल्कुल ऐसा है कि एक सिगरेट बेचने वाला बंदा, सिगरेट वो बेचता है उसको तो फायदा है, और सिगरेट पीने वाले को भी फायदा है, किसी हद तक वो अपनी याद भुला लेता है, पेपर की टेंशन भुला लेता है, जिसकी चीज की याद आ रही हो। लेकिन एनवायरमेंटल के लिए मसला है और उसके लिए सेहत के लिए भी इशू है, तो कोई नहीं। अब कहता है एथिक्स के बारे में उसने थोड़ा सा बताया, कहता है कि ये एक इखलाकी फिलॉसफी है जिसमें सही गलत, अच्छा बुरा, जस्टिस और अनजस्टिस को देखा जाता है। और यहां पर जस्टिस और अनजस्टिस पूरा लिख लेना। और कहता है इन दिस थ्योरी द हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। कहते हैं इसके दरमियान वाली चीज भी कोई होती है, वो क्या है कि ज्यादातर स्टेक होल्डर के लिए जो अच्छा है, फिर वो डिसीजन भी बेहतर समझा जाता है। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप लोगों ने एथिक्स पे काम किया तो ये भी हो सकता है कि वो ज्यादातर लोगों के लिए सही ना हो, तो फिर वो कहते हैं कि फिर हम एंड पॉइंट एथिक्स देख लेते हैं ना। हमारे पास भी दो रूल्स हैं, एक एंड पॉइंट एथिक्स, एक एथिक रूल्स। एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहता है, ज्यादातर लोगों को फायदा देखो, और एथिक्स रूल क्या कहते हैं, लोगों का फायदा नुकसान ना देखो। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, असूल क्या है, उसको देखो। कहता है बिजनेस एथिक्स का पेपर में अगर सवाल आ जाए तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। वो कहता है कि बिजनेस एथिक्स में क्या होता है, बिहेवियर दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिजनेस प्रैक्टिस दैट एग्रीड अपॉन बाय द सोसाइटी। कहता है वो असूल, वैल्यूज जिसे हम कहते हैं इकदार, कदर, और नॉर्म्स, नॉर्म्स किसे कहते हैं, ये कस्टम वैल्यू को कहते हैं। कहते नहीं साढ़े खानदान कोई बाल शादी नहीं करता, ये नॉर्म्स हैं, ये उस कास्ट की, जैसे अक्सर मोस्टली कहते हैं जी, कोई भी हम किसी कास्ट को कह नहीं सकते कि मोस्टली ये रिवाज होता है। फिर वो कहता है जी हम इसी तरह बिजनेस के भी प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स होते हैं, वो जो कस्टम वैल्यूज होती है ना, जो रिवाज होते हैं उसे हम कहते हैं कस्टम्स। कहते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए प्रिंसिपल, नॉर्म्स और वैल्यूज कुछ और है, कुछ लोगों के लिए और है। लफ्ज क्या लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट। कहते हैं अगर आप जैसे इंप्लॉइज हैं, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है इंप्लॉय कमिटमेंट। आपको पता है अगर एक इंप्लॉय को यह पता चल जाए कि जो इंप्लॉयर है या जो बिजनेस है वो हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, हमारे बच्चों को स्कूल के लिए फीस पे कर रहा है, या हमारे लिए बहुत काम कर रहा है, हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, हमें अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहा है, तो इंप्लॉय क्या होंगे, इंप्लॉय कोशिश अच्छी करेंगे, लॉयल होंगे अपने बिजनेस के लिए। और अगर इंप्लॉइज को यह पता चले, जो कि ज्यादातर हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि इंप्लॉय खुश नहीं होते, जो मर्जी उनको खिला दो, हम अपनी फार्म से खुश नहीं होते। 90% जो बच्चे होते हैं ना फार्म में, वो खुश नहीं होते। वो हर यदि किसी एक फर्म से, हर फर्म से बच्चा खुश नहीं होता, क्योंकि वो काम करवाते हैं ना, और हम निकम्मे, हम कहते हैं। लेकिन ये है 3.5 साल बाद हमें फिर काम की इतनी अच्छी आदत हो जाती है, फिर जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो फिर भी हमें हर बंदा दुखती नजरों से देखता है। जब हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो वहां बैठे होते हैं MBA या BBA या बाकी पोस्टों वाले, वो क्या कहते हैं, आए चाय शाय पिए, खाएं पिए, चले जाए। और हमारी 3.5 साल की रूटीन होती है काम करने की आदत। हम कहते हैं अगर आ गए हैं ना, कुछ ना कुछ करके जाएं, एटलीस्ट 2-4 घंटे तो इफेक्टिव गुजारें। और आपको पता है इदारों के अंदर ना काम करने वाले लोगों को भी नापसंद किया जाता है, क्योंकि इस तरह ना काम करने वाले पॉइंट आउट होते हैं। जब एक बंदा काम करने वाला होगा तो उसकी परफॉर्मेंस नजर आएगी, फिर वो ये चाहते हैं कि हम भी काम ना करें।
तो इसलिए वो हमसे फिर नफरत भी करते हैं, खास तौर पर एमबीए और ये वाले, इनको हम कुछ नहीं समझते। वो हमें कहते हैं कि भाई ये लोग आते हैं तो ये हमें भी काम करना पड़ता है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय खुश है अपनी फर्म से, अपनी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से, फिर वो काम भी अच्छा करेगा। और अगर एक एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो काम अच्छा नहीं करेगा। वो खुश क्यों नहीं होगा? वो सारे खुश हो सकते हैं एक सूरत में, अगर आपकी पॉलिसी, प्रिंसिपल, नॉर्म्स कंसिस्टेंट है हर एम्प्लॉय के लिए और हर टाइम के लिए। जैसे अगर आप एक जगह पर, जैसे हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अगर आपका सीनियर लड़कियों को कहे मगरिब की अजान आती भी आप चले जाओ, जबकि नॉर्मल होता ही ऐसा है कि आप जाओ, अंधेरा हो रहा है, घर पहुंचो, और हमें लेकर बैठे होते कि बैठो जी 10 बजे तक, तो हमें लड़कियों से ऑटोमेटिकली नफरत होना शुरू हो जाती। हमें ऐसा लगता है कि यार ये आप गई, आप घर में जाकर खाना पीना खा रही होंगी और हम बैठे काम कर रहे हैं, 10-10 बज रहे हैं, और फिर हमें जब जाती हुई ये भी मैसेज मिल जाए कि सुबह 8 बजे इधर होना है, और खवातीन आ रही होती 10 बजे, जी वो घर में देर हो गया था, फलाने टिमकाना, कोई भी बहाना होता है। और अगर कोई सीनियर थोड़ा रंगीन मिजाज हो, वो तो और ज्यादा फेवर दे देता है खवातीन को, वो हमें फिर उस सीनियर से ही नफरत हो जाती है। ऐसा प्रैक्टिकल होता है। तो इसी तरह कंपनीज के अंदर भी, अगर आप एक प्रमोशन के हकदार है और आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर दिया जाए, तो प्रॉब्लम होगा या नहीं? आपको उस सीनियर से भी नफरत हो जाएगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी नफरत हो जाएगी। आप कहोगे नहीं, इस यहां पर कोई रूल्स ही नहीं है। तो कहते हैं बिजनेस के अंदर इन एथिक्स का ख्याल रखना चाहिए। आप सब के लिए सेम रूल्स होने चाहिए, सबकी अप्रेजल एक स्टैंडर्ड के तहत होनी चाहिए, सबके जो काम है वो उसके मेरिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो कहता है ये बिजनेस एथिक्स है। अब वो यही 2-3 बातें उसने लिखी हुई हैं बिजनेस कमिटमेंट के अंदर। कहता है एथिक्स कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉय कमिटमेंट ग्रेटली व्हेन एम्प्लॉय ट्रस्ट दैट द कंपनी इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। जब उसे ये पता चल जाएगा ना हमारे बेनिफिट के लिए काम हो रहे हैं, तो वो अपनी कंपनी के लिए लॉयल भी ज्यादा होता है और उसकी एडवर्टीजमेंट भी कर रहा होता है, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है। जैसे पंजाब कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा कि पंजाब कॉलेज अपने एम्प्लॉयज को ना इवन के जो 3 महीने छुट्टी होती है इनकी भी सैलरी देता है, और इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारे बेनिफिट्स वही होते हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होते हैं, सारे बेनिफिट वैसे ही देता है। तो पंजाब कॉलेज का जो एम्प्लॉय होगा, जो टीचर होगा, वो कभी भी अनसेटिस्फाइड नहीं होता। वो कभी भी किसी को उस कॉलेज को छोड़ के, पंजाब कॉलेज वाले खुद उसको निकाले तो निकाले, वो खुद नहीं छोड़ के जाता। वजह क्योंकि वो उनका ख्याल रख ले। तो अगर वो उनका ख्याल रख रहा है, और इसी तरह का पंजाब स्कूल का भी यही एनवायरमेंट कि वो अपने इंप्लॉयज का ख्याल इतना रखते हैं कि उनका इंप्लॉय सोचता ही नहीं है छोड़ने की। हाँ, कोई मिसबिहेव हो जाता होगा दरमियान में, फिर वही एथिक्स के खिलाफ काम होगा, फिर वो इंप्लॉय गालियां भी देगा। कहते ऑन द कॉन्ट्रेरी एम्प्लॉइज हु फील दैट देयर एम्प्लॉयर इज नॉट फॉलोइंग एथिकल स्टैंडर्ड, जब उसको ये पता चले कि वो असूलों पे काम नहीं कर रहा, like break ethical code of conduct, compromise the values such as integrity, loyalty, fairness and respect while making the decision, this consequences create issues for the company and adversely affect on the performance of the employees। कहता जब उन्हें ये पता चल जाएगा ना ये तो असूलों पे काम ही नहीं कर रहे, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, कंपनी का एनवायरनमेंट खराब होगा और अच्छे लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाए। फिर वो कहता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर किसे कहते हैं? इन्वेस्टर जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं। कहता है पहले जमाना और था, लोग प्रॉफिट को देखते थे। अब लोग जो इन्वेस्टर हैं वो एथिक्स को भी देखते हैं और ज्यादातर उस जगह पे यानी शेयर करना चाहते हैं या शेयर खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कंपनीज एथिक्स का ख्याल रखती। उसकी वजह क्या होती है आपको पता है? अगर सपोज एनवायरमेंटल इशू आ जाए, प्रॉफिट हो ही जा रहा है लेकिन उससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो किसी भी वक्त आपका बिजनेस बंद हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट, आपको पता है कि आप इंप्लॉइज को कम से कम सैलरी देकर ना उनसे काम करवाई जा रहे हो, आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में यह भी तो होगा कि वो इंप्लॉई छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे।
कहता है कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी आपने गेन करना है। ऐसे काम, ऐसे असूलों पर काम करें कि प्रॉफिट चाहे कम हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो, उससे इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कहते हैं इन्वेस्टर nowadays recognize the importance of investing in the ethical sound corporation। कहते हैं आजकल इन्वेस्टर उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहता है, कारपोरेशन कहते हैं बिजनेस को, जहां पर एथिकल साउंड कारपोरेशन। They understand that ethical culture within the company provides the right foundation and growth of the company at the right direction। ये वो इन्वेस्टर की सोच बता रहा है। However, और यहां से हमारा शुरू हो रहा है, ये ऊपर वाला चाहे आप लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है। An organization without ethical standards is prone to many risks, issues such as lawsuits, tarnished reputation, loss of customers and कहता अगर आप एथिकली काम नहीं करेंगे ना, हो सकता है आप पर आए दिन केस होते रहे, इंप्लॉय की तरफ से, एनवायरमेंटल एजेंसी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हो तो एफबीआर की तरफ से। कहते अगर आप एथिकली साउंड पे काम नहीं करेंगे तो आप पर आए दिन केस हो सकते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है और ओवरऑल आपके कस्टमर भाग सकते हैं, प्रॉफिट कम हो सकता है। Undoubtedly investor looks the financially fundamental as their major concern। कहता है नो डाउट इन्वेस्टर अपना फायदा देखते हैं when investing in the company, but they also look the company that just not just has the large market size but also strong on। कहते हैं सिर्फ ये भी नहीं देखना कि कंपनी बहुत बड़ी है लेकिन चर्च बेचती है। अब जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो वहां पर बहुत होगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो इलीगल है, वो किसी भी वक्त बंदा पकड़ा जा सकता है और आपका बिजनेस खत्म। कहते हैं therefore ethics contribute greatly the stakeholder selection of the company to invest। फिर है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहला क्या था? पहला एम्प्लॉय कमिटमेंट, जिसमें 3 बातें आपने बताई। पहली बात बताई कि वो एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं अगर उन्हें यह पता चल जाए कि कंपनी उनकी फेवर में या हक में काम कर रही है, और अगर उन्हें यह पता चले कि वो प्रिंसिपल्स पर काम नहीं कर रही तो अल्टीमेटली कंपनी के लिए नुकसान दे। दूसरा हो गया इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कहते हैं आजकल का इन्वेस्टर ये कॉन्शियस हो गया है कि सिर्फ आपने फाइनेंशियल कंसर्न नहीं देखने बल्कि ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी कितनी एथिकली ग्राउंड पे साउंड है। और तीसरे नंबर पर क्या आ गया? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का साफ साफ मतलब है कि आप जैसे मैं आपको ये चीज बेच रहा हूं, नो डाउट आप सेटिस्फाई भी है, सारा कुछ है, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं ना, मतलब जितनी वैल्यू का ये पेन है उससे ज्यादा वैल्यू ले रहा हूं, एक बात, या जो मैं आपको कह रहा हूं इसमें मैं 2 नंबरी लगा रहा हूं या मिलावट वाली चीजें इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरा जो कस्टमर है वो अभी तो शायद मुझसे चीज खरीद लेगा लेकिन आने वाले दिनों में वो चीज। तो एक बिजनेस एथिक्स कहते हैं कि आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी रखें, मतलब जो कह रहे हो वो प्रोवाइड भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह कुछ और रहे हो दे कुछ और रहे हो। A company revenue come from the customer. The success of the company is highly depend on the customer satisfaction. While companies continuously work on developing long-term relationship with the customer to retain them, तो इसमें होगा क्या? This long-lasting relationship can only be built the customer has trust the company's conduct of the business। कहता है ये रिलेशन तब तक ही कायम रखेगा जब आपका जो चाल चलन है, बिजनेस करने का तरीका है, उसके साथ लॉयल, फेयर और अनबायस्ड होगा। और लास्ट इसकी चीज है जनाब प्रॉफिट। कहते हैं कोई भी प्रॉफिट कमाने की गर्ज से कोई अनएथिकल डिसीजन ना ले लेना, और आपको पता है ज्यादातर प्रॉफिट होता है अनएथिकल डिसीजन में। आप 2 नंबरी के साथ कोई भी काम करोगे तो उसमें ही 2 नंबरी लगाता है क्यों इंसान? ज्यादा प्रॉफिट हासिल करने के। कहते हैं नो डाउट प्रॉफिट एक मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये नहीं कि अनएथिकल प्रॉफिट कमाओ। मतलब आपको कोई कह दे कि यार इस बंदे को मार दो, आपको मैं इतने लाख रुपए दे दूंगा, तो क्या आप उसको मार दोगे? मार दोगे? एक दफा कोई ऑफर तो कराए यार, ये जो कत्ल करते हैं लोग इसीलिए तो करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट, लेकिन वो अनएथिकल होता है। कहते हैं अनएथिकल डिसीजन पोटेंशियली लीड अ सिग्निफिकेंट लॉस अलोंग विद अदर लिटिगेशन एंड
कहते हैं इस यहां पर ये नहीं कहना सिग्निफिकेंट लॉस, फाइनेंशियल लॉस की बात नहीं कर रहा, फाइनेंशियली फायदा होता है। लॉस किस चीज का है? आपको कानून का सामना करना पड़ सकता है और आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। पाकिस्तान में रेपुटेशन तो आती जाती रहती है, और लिटिगेशन में पैसा आ जाएगा तो लिटिगेशन भी रिजॉल्व हो जाएगी, इसलिए अनएथिकल डिसीजन हो जाते हैं। और अनएथिकल डिसीजन यहां पर एक और अनएथिकल चीज है हमारी सोसाइटी की, वो ये कि हम हर 2 नंबर बंदे की इज्जत करते हैं, हम पैसे को देखकर इज्जत देते हैं। अगर जिस दिन ऐसा हो जाए कि एक रिश्वतखोर इंसान, जैसे एक सपोज दैट किसी डिपार्टमेंट में लग गया और उसकी सैलरी, वो कहता है जी मेरी सैलरी 50,000 है, और उसके घर के खर्चों के हिसाब से देखा जाए कि जी 50,000 तो उनका सिर्फ बिजली का बिल आ जाता है, और उसकी ठाट बाट गाड़ियां ये वो, तो इसका बात कंफर्म है कि कोई ना कोई अनएथिकल प्रॉफिट कमा रहा है, और हम उसकी ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देते। अगर हम उनके साथ ये रिलेशन तोड़ देना, सोसाइटी कट ऑफ करना शुरू कर दे, तो फिर ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। यहां तक कि अगर हम बाइक पे जा रहे हो ना, तो हमारा जो ड्राइवर है बाइक वाला, अगर वो सिग्नल तोड़ के आगे चला जाता है तो हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं भाई पता ही नहीं चलने दिया इसने पुलिस वाले को। और जिस दिन अगर हमने उसको रोक के कहा कि यार मुझे उतार दे, तू जा, मैंने आपके साथ नहीं बैठना, हमें ये डर होता पता नहीं हमें कोई घर पहुंचे या ना पहुंचे, या कोई इसको लान तान करना शुरू कर। अभी मैं अगर कहीं जा रहा होता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं, इवन कि एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने टर्न लेना था, सीधा नहीं जाना था, तो वो सिग्नल वो हो जाता है ना येलो, तो येलो हो गया, तो मैंने चलाई रखी गाड़ी, मैंने कहा रेड होते होते मैं निकल जाऊंगा। तो मेरा छोटा बेटा मुझे कहता कि बाबा रेड लाइट होगी तो आप रुके क्यों नहीं? मतलब पहले जब हम आपस में ट्रैवलिंग करते हैं साथ, तो 2, 2.5, 3 एक साल का है, तो जब रेड लाइट होती है तो पूछते थे, तो हमने कहा जी ग्रीन लाइट हो तो चलते हैं, रेड लाइट हो तो रुकते हैं। अब अगर 2-3 दफा मैंने और ऐसा किया कि रेड लाइट के दौरान भी मैंने अगर ट्रैवलिंग जारी रखी, तो आने वाले दिनों में उसने भी ऐसा ही कर। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मुझे चले 1 मिनट वेट ही कर लेता, कि उसके दिमाग में मैंने फिर उसको कहानी तो करवाई कि मैंने टर्न लेना था इसलिए मैं आ गया, तो रेड लाइट पे रुकते ही हैं, तो मैंने टर्न लेना था इसलिए मैं टर्न ले गया, अदरवाइज मैं सामने नहीं गया। तो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश तो की मैंने, लेकिन मुझे दिल में मलामत हुई कि वो जो कहते हैं ना पर्सनल वैल्यू, कि मुझसे अच्छा काम नहीं हुआ। और अगर हम ये प्रैक्टिस जारी रखें ना, तो ये प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस है और आने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी साबित होती है। लेकिन हम यानी वो ना फनकारियां सिखाते हैं बच्चों को भी, दोस्तों के सामने फनकारियां लगाते हैं, और फिर जब फनकारियां लगाते हैं तो उसको हम टैलेंट समझते हैं। अनएथिकल चीज को आजकल ना टैलेंट समझने लग गए, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। चले जी, उसके बाद वो कहता है ये सारी बातें, ये जो बात लिखी हुई है ना, ये बात लिखी हुई है AAA मॉडल के बारे में और प्लस टक्कर मॉडल के बारे में। कहते हैं कि जब आपके बारे में, कहते हैं एक राइट है और एक रॉन्ग है, जब आपने डिसीजन लेना है ना, या तो सही है या गलत है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर कोई मॉडल भी नहीं है। जब आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस आती है ना, फिर आप मॉडल अप्लाई करते हो। वो मॉडल कौन से है? एक AAA मॉडल और एक टक्कर मॉडल। कहते जब आपके पास ऑप्शन ही 2 है, सही या गलत, बुरा या अच्छा, कहते फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर कोई मॉडल या रूल्स पर काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शन में हमने कोई अडॉप्ट करना है, उसके लिए फिर हमें ये मॉडल हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा कि AAA मॉडल में वो अल्टरनेटिव ऑप्शन बताता था, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताकर फिर डिसीजन करता था। 5 टक्कर मॉडल में भी क्या कहता है कि पहले देखो प्रॉफिटेबल है या नहीं, लीगल को देखो, फेयर को देखो, राइट को देखो, और एनवायरमेंटल कंसर्न को भी देखो। तो यही बातें लिखी हुई हैं। कहता है कि एनएथिकल इशू इज अ प्रॉब्लम, सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी दैट रिक्वायर्स इंडिविजुअल या ग्रुप चूज अमंग सेवरल एक्शन। कहते हैं जब आपको लगे कि कई मुख्तलिफ एक्शंस में से आपको सिलेक्शन करनी है, तो फिर इन मॉडल पर आप काम करें। कहते हैं ऑन द अदर हैंड देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन प्रॉब्लम रिक्वायर एन इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन टू, ये वही बात लिखी हुई है, आइडियली दिस मींस सिलेक्टिंग एन ऑप्शन दैट इज द बेस्ट among all the possibilities।
कहता है फिर बेस्ट वही होगा जो सबसे ज्यादातर स्टेक होल्डर के लिए बेस्ट होगा। तो जनाब ये खत्म हो गया आपका जी चैप्टर, और इंशाल्लाह जब आप लोग वापस आओगे